एजुकेशन पार्टनर ITV नेक्स्ट इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल। ये और एक गप लड़ाने वाली पार्टी है जिसको महागठबंधन कहते हैं। तो वो जब तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं कहेंगे, तो जो उनका दुकान है वो दुकान चलने वाला नहीं है। और बिहार की जनता वाखूबी जानती है कि हमको बिहार में क्या फायदे हुए हैं, क्या घटा हुआ है। बिहार में जो जिस तरह से विकसित हुआ है, और आप लोग भी तो बिहार आते जाते हैं, बिहार के हैं, बिहार से बाहर गए हैं, तो आज आप पटना के सड़कों को देखिए, बिहार के गांवों को सड़कों को देखिए, तो पता चलेगा कि इसके एवज में अगर कोई कुछ बोले नहीं, गाली नहीं बके, कोई प्रत्यारोप आरोप नहीं लगाए, तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन विपक्ष का कहना है सीधे तौर पर कि आप 16 साल से वही जंगल राज करते हैं, ये बदल गया, लेकिन लोग बेरोजगारी जिस चरम स्थिति है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इन मुद्दों का क्या, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा या फिर केवल नारा रहेगा? नहीं, देखिए, प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, बिहार ही एक राज्य है जो प्रति मंथ इधर साल भर से प्रति वर्ष कम से कम 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है सरकार। और मेरिट के आधार पर इतने बड़े अपॉइंटमेंट हुए, एक नया पैसा इस राज्य में कोई नहीं कह सकता है कि कोई बिचौलिया के माध्यम से हुआ। यह बड़ी बात है। लेकिन नवल किशोर जी, तेजस्वी तो कहते हैं कि जब हम सरकार में थे तब उस समय नौकरियां दी गई, अब तो कुछ किया नहीं जा रहा है। अब वे जो घोषणा करते हैं आप उनका नकल कर लेते हैं। वो सरकार में थे, सरकार नहीं थे। सरकार में होना और सरकार चलाना दोनों दो बात है। उस दिन भी नीतीश जी की सरकार थी, वो सरकार नहीं थे, वो सरकार में थे। सरकार में बहुत सारे कैबिनेट के लोग होते हैं, क्लेम तो जो सरकार के मुखिया होता है वही कर सकता है। इसलिए तेजस्वी का यह कोई कंप्लेन, और वो नौकरी देने वाले लोगों उनका ट्रैक रिकॉर्ड अब आप जब देखेंगे, चाहे रेलवे का हो या बिहार में रहे हैं, वो गनमैन के नौकरी दिए हैं, कट्ठे किस तरह से लोगों से ज़मीन लिया है, किस तरह से एक्सचेंज किया है रेलवे से ज़मीन, उसका आपसे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है, और उसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। इसलिए गाल बजाने से कुछ बात हो नहीं सकता है। एनडीए के साथ जो कुछ बिहार में किया है वो एनडीए के सरकार ने किया है। लेकिन एनडीए की सरकार ने किया है। हम आएंगे, पलायन पर भी आएंगे, बेरोजगारी पर भी आएंगे, राजनीतिक बातें जो हैं, आरोप प्रत्यारोप, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इन दिनों देखा ये जा रहा है, देखिए कि 16 दिन जो राहुल गांधी हैं बिहार में थे, कई सारे जिलों का उन्होंने भ्रमण किया, तेजस्वी यादव भी साथ में थे। अब कह रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा आप देखिए कि आप लोग तो वोट ही चुरा लेते हैं और वोट चुरा कर सरकार बनाते हैं, ये पहला आरोप है। तेजस्वी यादव भी ये कहते हैं कि भाई हम तो अब सीधे चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। राहुल गांधी भी ऐसा ही कहते हैं। आखिर आप लोग क्यों वोट चुराते हैं और क्यों ऐसी नौबत आ पड़ी कि अब चुनाव बहिष्कार की बात हो रही है? देखिए, पहली बात कि हारने वाला आदमी और जिसका मौत हो जाए मरने वाला आदमी कोई न कोई बहाना ढूंढता है। वो बहाना ढूंढते हैं हारने का, और फिर जो विधानसभा के चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं उसके हार का वो बहाना ढूंढ रहे थे। ये वोट का जो कारवा निकाल रहे थे वोट चोरी का, वह भी उनके हारने का एक बहाना पहले से स्वतंत्र रूप से चुन लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि 2025 में इतना बुरी तरह हारेगा प्रतिपक्ष कि फिर बाद में यही कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि वोट चोरी हो गया। कभी ईवीएम चोरी हो जाता है, कभी वोट चोरी हो जाता है, और जहाँ जहाँ सरकारें बनी हैं कांग्रेस के, उसके बारे में क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में इतने बड़े सीट पर जो समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट जीता, उसमें वोट चोरी नहीं हुआ, उसमें ईवीएम चोरी नहीं हुआ। मतलब इनका कोई कृत्य नहीं है कुछ करता। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, समंदर के किनारे खड़ा होने से समंदर की गहराई नहीं आंकी जा सकती है। समंदर की गहराई आंकनी है तो किनारा छोड़ के गोता लगाना पड़ेगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश के लोकतंत्र में गोता लगाते हैं, कोई भाई भतीजावाद, कोई
प्राइवेट लिमिटेड माता जी, बहन जी, भाई जी, ये जो प्राइवेट लिमिटेड चला के आप हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, वो अब सब कोई समझता है। और जो नेता प्रतिपक्ष के बोलते हैं उनकी बातों को, एक एक बातों को समझता है। शायरी बड़ी अच्छी कही है सर ने, तो थोड़ी क्लैपिंग तो होनी चाहिए ना। अब देखिए सवाल ये है, बहुत गंभीर सवाल है। 20 साल आप लोगों की सरकार हो गई, बिहार में डबल इंजन की सरकार भी लंबे समय से है, एक दशक तो हो ही गया होगा। अब सोचिए कि बिहार में आज भी पलायन है, आज भी 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए बाहर के प्रदेशों का रुख करना पड़ता है। बाहर के प्रदेशों में बिहारियों को बिहारी कहकर अपमानित किया जाता है। ये गंभीर मसले हैं और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सारे दलों के लोगों को एक साथ आना चाहिए। आखिर क्या हुआ? 20 साल हो गई नीतीश सरकार बिहार में चलते हुए, ऊपर से केंद्र में आपकी सरकार। आखिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ चूक हो गई है कि अभी तक बिहार में नौकरी, रोजगार, इंडस्ट्री को लेकर माहौल नहीं बना है? देखिए, इंडस्ट्रीज जब एनडीए को सत्ता मिली थी तो कोई इंडस्ट्रीज था नहीं। इंडस्ट्री जो बढ़ाया है वो हम लोगों की पार्टी ने बढ़ाया। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं हो सकता। यहाँ सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। राज्य सरकार ने 10 वर्षों तक लगातार लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, सड़क, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं उसको बनाया और उसके बाद काम को आगे बढ़ाया। जहाँ तक पलायन का सवाल है, अभी जो हमारे यहाँ वैकेंसी आए और जो हमारे यहाँ पदस्थापन हुए हैं, आप देखिए किस राज्य के नहीं, हरियाणा के बच्चे हमारे यहाँ नौकरी करने आए हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे पर नौकरी करने आए हैं, बंगाल के बच्चे नौकरी करने आए हैं, उड़ीसा के बच्चे नौकरी करने आए हैं। कहाँ, जब आप अपने आधारभूत संरचना को बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ भी लोग आएगा और आपके यहाँ से भी जाएगा। ऐसा नहीं है, भारत में कोई बिहार के आदमी अगर भारत में जाता है काम करने के लिए, यह बहुत लज्जा की बात नहीं है। हम जाहिर, भारत कोई 3 शब्द नहीं है। भारत लेकिन का मतलब 10,000, 20,000 की नौकरी के लिए बाहर जाना, ये तो शर्म की बात है। नहीं, हम तो 10,000, 20 एकाएक, हम आपको ये पता है कि सबसे पॉपुलेटेड स्टेट बिहार है। पर हेड सबसे कम जमीन बिहार को है। हमारा एक क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता था जिसको अब बहुत हद तक सरकार ने नियंत्रण किया है। दूसरे तरफ सुखाड़ से ग्रस्त था जिसको पटवन का व्यवस्था बिजली से करके अलग फीटर देके राज्य सरकार ने किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सैकड़ों वर्ष का कोढ़ आप चाहते हैं कि 10 दिन में और 15 दिन में हम इसको समेट लें, ये संभव नहीं है। लेकिन पहले से पलायन कम हुआ है। हाँ, पलायन आज भी पढ़ने के मामले में हमारे ज़्यादा बच्चे जाते हैं बाहर, इसलिए कि हमारे यहाँ पढ़ने वालों की संख्या भी अधिक है और जाना चाहिए। अगर महात्मा गांधी विदेश नहीं गए होते, भगत सिंह नहीं गए होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं गए होते, तो आज़ादी का मर्म नहीं जानते। जगह ट्रांसप्लांट तो होना ही चाहिए। हम लोग किसान हैं, धान बोते हैं तो एक क्यारी में उसका बीज बोते हैं और दूसरे क्यारी में उसको ले जाके धान के रूप में बोते हैं, तब वो बेहतर होता है। अगर तीसरा बार भी उसको बो देते हैं तो और बेहतर होता है। इसलिए भारत के हर आदमी को जगह ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है और करना चाहिए। जो अपने अपने घर को छोड़ के बाहर निकला वो आगे बढ़ा, जो घर में रहा वो सिमटा रहा। अच्छा नवल किशोर जी, आरजेडी एक कैंपेन चला रही है कि बदलाव का चेहरा तेजस्वी। आपका नया मॉडल क्या होगा? क्या ब्रांड मोदी सभी चीजों पर भारी पड़ेगा या कोई और एजेंडा? ये सब कोई चेहरा नहीं है, ये चेहरा अपने बनते हैं, अपने मुहा मिट्ठू। नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं तब तक किसी को चेहरा बनने की जरूरत नहीं है। एनडीए के पास चेहरा भी है, एनडीए के पास चाल भी है, चरित्र भी है और बिहार के लोगों ने देखा है
इसलिए गाल बजाने से कुछ होने जाने वाले नहीं है। अपने चेहरा अपने घोषित कर देने से कोई कुछ परिवर्तन और रूपांतरण नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए अच्छा नवल जी, आप काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन हैं, बिहार की राजनीति को आप धरातल से जानते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस जंगल राज की बार बार बात होती है, आखिर वो जंगल राज क्या था? क्यों आज भी देखिए कि 20 साल के बाद भी चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मेरा सवाल सुनते जाइए, वो जंगल राज, कोई भी चुनाव हो, 2010 का चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, 2015, 20, अब 25, जंगल राज एक कॉमन मुद्दा है। और जंगल राज की जब चर्चा होती है तो फिर मैं आपसे इसलिए सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जब लालू यादव के साथ आप थे तब वो सत्ता में थे और उसी समय जंगल राज का परसेप्शन निकलकर सामने आया, वो शब्द सामने आया। तो थोड़ा हमारे दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर ये जंगल राज है क्या? आपने कैसे इसे देखा? हमने नहीं देखा, पूरा बिहार देखा और पूरा देश देखा। अगर आप जहां से बिहार के सत्ता को नियंत्रण करना है, बिहार की रोशनी हर घरों तक जानी है, उस रोशनी से फिरौती अगर वसूला जाए, कोई बाप अपने बेटी को स्कूल से निकाल के ले जा रहा हो घर और कोई अपराधी उसको रास्ते से छीन ले और फिर उसी एक नंबर के आदमी से बिचौलिया के रूप में काम करके फिर उस बच्चे को रिटर्न कराया जाए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको जंगल राज न कहेंगे तो? और 20 साल नहीं, 50 साल में बीत जाएगा तो जो जंगल राज है जंगल राज ही रहेगा। अगर आप इसको जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब घर से महिलाएं नहीं निकले, बच्चे स्कूल जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, तो इसको जंगल ही राज कहते हैं। और वो भय आज भी व्याप्त है और कल भी व्याप्त रहेगा। चलिए, तो जंगल राज पर आपने बातों को गोल गोल घुमाया है। अब हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, इनके भी कुछ गंभीर गंभीर सवाल हैं। अच्छा, एक जो कास्ट जो सेंसस है उसको लेकर सवाल लगातार विपक्ष द्वारा खड़ा किया जाता रहा है नवल किशोर जी, कि आप जो हैं उसको कराने को लेकर आनाकानी करते हैं, आपको कहीं ना कहीं डर है। और तेजस्वी जब डिप्टी सीएम रहे तब नीतीश कुमार यहाँ करा पाए। तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहने से कास्ट सेंसस यहाँ नहीं हुआ है। वो दबाव बनाए? नहीं, दबाव नहीं बनाए। नीतीश कुमार जी और हमारे दल के लोग सर्वदलीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे कि हमको आप कास्ट सेंसस कराने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी हमारी योजना नहीं है, अगर कोई स्टेट चाहता है तो कास्ट सेंसस कराए। और उसी में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ सारे पार्टियों का और कास्ट सेंसस हुआ। इसलिए तेजस्वी का और लालू यादव का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन? अगर इतना ही कंट्रीब्यूशन था तो 15 साल तक जब इस बिहार को चला रहे थे तो कास्ट सेंसस करा लेते। तो नवल किशोर जी ये बताइए कि ये आखिरी प्रश्न है, क्योंकि हमको समय का थोड़ा कमी है, तो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में कितने, नवल किशोर जी कितना मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी अपने बलबूते कितने सीट जीत पाएगी? देखिए, यह कहना कि बीजेपी कितना जीतेगी, ये एनडीए ही बता दीजिए। एनडीए देखिए 25 से 30 सीट में ही पूरा प्रतिपक्ष सिमट जाएगा, रेस्ट एनडीए जीतेगा। इस बार का समर्थन जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाला समर्थन रहेगा। आपको भी लगेगा कि अपने पार्टी का वकालत कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे 25 से 30 सीट में 2010 में जो राष्ट्रीय जनता का दल का 22-23 सीट आया था, उससे नीचे इस बार खड़ा हो जाना है। और इनके जो प्राइवेट लिमिटेड है कांग्रेस का, इनका भाई बहन माए बहन, ये जो पार्टियां हैं प्राइवेट लिमिटेड, वो बैंडेड होने के कगार पर हो जाएगा। नवल किशोर जी, इंडिया न्यूज़ के सबसे बड़े राजनीतिक मंच में आप शरीक किए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी। मगर मैं आग्रह करता हूं आप मंच पे बने रहिए। हिमांशु जी भी आएंगे अभी मंच पे, आपको एक छोटे से भेंट से सम्मानित करने के लिए। राकेश जी और हिमांशु जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि नवल किशोर जी को सम्मानित करें।
आभार व्यक्त करें कि वो आए, आज हमारे इंडिया न्यूज मंच का हिस्सा बने। तालियों से इनका शुक्रिया अदा किया जाए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे जो अगले मेहमान हैं वो एक सेल्फ मेड मेन स्पॉन्सर भारत प्लस, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। को स्पॉन्सर अंशुल होम्स।